हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। जो बच्चे लगातार हाफ एयरली की तैयारी कर रहे हैं, तो डे 1 में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, डे 2 में 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए थे, और आज भी करीब हम लोग 15 के करीब क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने आपसे कहा था हम लगभग आपको मेरे भाई 70 से 80 क्वेश्चन कराएंगे और आप हाफ एयरली के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी और फिर एक फाइनल वीडियो होगी जिसमें हम पूरी एनालिसिस कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद जाके आप पेपर दे आना, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ठीक है। फिलहाल कुछ छोटे कुछ बड़े क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। देखो भैया, सबसे पहले ऐसे करके पूछ सकता है आपसे, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? तो मेरे भाई अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही आए, ये ऐसे पूछ सकता है, एक खिलाड़ी लंबी दौड़ में कूदता है, उसे अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए, अधिकतम कूद करने के लिए, लंबे से लंबी कूद करने के लिए कितना कोण चाहिए होगा? तो हर जगह पे आप 45 लिखोगे। अगर 45 डिग्री के कोण पर, ये प्रूव है ना सारी चीजें सर, ठीक है, कि अगर 45 डिग्री के कोण पर कोई व्यक्ति छलांग लगाता है या फिर कोई शॉट खेलता है या कुछ भी करता है, तो वो ज्यादा लंबी दूर तक जा पाएगा सर, ठीक है। उसके बाद घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध बताइए मेरे भाई। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसके ऊपर सवाल भी आ जाता है जो हमने आपको लगवाया था पिछली वीडियोस में, कि मान लिया थीटा एस का मान आपको दे दिया, 60 दे दिया, 30 दे दिया, और आपसे कहेगा घर्षण गुणांक बताओ, तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगाओगे, म्यू एस बराबर tan थीटा एस, जो भी मान होगा वो रख दोगे। सिर्फ संबंध पूछेगा तो एक नंबर में पूछेगा या तो विकल्प में पूछ लेगा सर, ठीक है। तो पता होना चाहिए म्यू एस बराबर होता है tan थीटा एस के। गतिक घर्षण बल क्या होता है? यहाँ पे गतिक जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको तीनों बताए दे रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले जिस समय वस्तु रुकी हुई है, जैसे मान लिया ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसे कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल। अब हम इस पे दम लगानी शुरू करेंगे, लगाते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये चलने ही वाली होगी, चल नहीं रही है, जब ये चलने ही वाली होगी उसे कहेंगे सीमांत घर्षण बल। क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण। और जब ये चल पड़ेगी तब उसे कहेंगे गतिक घर्षण बल। तो इस तरीके से घर्षण बल को आप दो भागों में तोड़ सकते हो, स्थैतिक और गतिक। और स्थैतिक का ही एक पार्ट है सीमांत, यानी जब उसकी सीमा खत्म हो जाए, सीमा का अंत हो जाए, लिमिट हो जाए, नजर की सीमा से नजर की उस सीमा तक तुम ही तुम हो, सीमा है मेरी सीमा, मतलब जब ये रुका हुआ है तो स्थैतिक घर्षण है। लगा एकदम इस पे, एक ऐसा टाइम आएगा भैया जी कहेगा हम चलने ही वाले हैं, तो जब ये चलने ही वाला होगा तब हम लोग उसे कह देंगे सीमांत घर्षण बल, और जब ये चल पड़ेगा तब उसे कहेंगे गति के घर्षण बल, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये संगामी बल, ये आपको याद कर लेना है, 2 नंबर में मिलेगा आपको। संगामी का मतलब ये संग में मामी है, ऐसा नहीं है। संगामी का मतलब होता है जब साथ साथ कई सारे बल किसी बिंदु पर लग रहे होते हैं, तब उसे कह देते हैं हम लोग संगामी बल। जब एक बिंदु वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं, तब इन बलों को संगामी बल कहते हैं। मान लिया ये कोई बिंदु है, इस पे 1 बल, 2 बल, 3 बल, और जो भी नहीं 3 दिखाओ, 4 दिखाओ, 2 दिखाओ, 1 दिखाओ, इस तरीके से बहुत सारे बल जब कार्य करते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? संगामी बल कहते हैं। उसके बाद देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब भी कभी ऐसा कुछ भी आए मेरे भाई कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसका सिद्धांत पूछे, हम आपको बता रहे हैं ट्रिक सुनो। जिसका भी संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है रिजर्व, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने कह दिया कि हम जो है किसी के संरक्षण में हैं या मेरे संरक्षण में कोई है, तो फिर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी जब कोई चीज रिजर्व होती है, कंजर्व होती है, तब हम लोग उसे कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पे क्या रिजर्व होगा? संवेग रिजर्व होगा, यानी संवेग बदलेगा नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाहरी बल शून्य हो, बाहर से कोई भी बल ना लग रहा हो, तब उसका संवेग नियत रहेगा। क्या बता, हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लग रहा है, तो जितनी स्पीड से चीज चल रही है उतनी स्पीड से चलती रहेगी भाई, सीधी सी बात है। इसे सिद्ध कैसे करके दिखाओगे? हमने लिखा यदि f का मान 0 है तो p नियतांक होगा, लेकिन इसे सिद्ध कैसे करेंगे भैया? न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर dp/dt। ये देखो, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। कह रहा बल का मान 0, अगर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा तो F क्या हो जाएगा? 0। dt इधर गुणे में आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0। d माने होता है परिवर्तन, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन कितना है? 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि p का मान क्या है? नियतांक। तो ऐसे d हटा देंगे और p को नियतांक लिख देंगे। d का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। dp 0 का मतलब क्या है? परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब p का मान क्या? नियत है, पहले भी 2 था, बाद में भी 2 है, आगे भी 2 रहेगा। पहले भी 3 था, बाद में भी 3 है, आगे भी 3 रहेगा, मतलब जितना भी है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा सर, ठीक है।
तो इस तरीके का सवाल। उसके बाद एक सवाल ऐसा आपको मिल सकता है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, घर्षण बल निकालो। इन सवालों में होता कुछ नहीं है, फार्मूला पता होना चाहिए। द्रव्यमान को m से लिखते हैं 4 है, घर्षण गुणांक को μs से लिखा 0.4 है, घर्षण बल Fs आपसे पूछ रहा है। फार्मूला होता है Fs बराबर μs इंटू r, ठीक है, फार्मूला होता है Fs ऐसे लिख लिया, μs का मान 0.4 दे रखा है, r अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है और r बराबर होता है mg के, यहाँ पे mg रख दिया, सारे मान रख दिए, पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 न्यूटन घर्षण बल का मान आ गया। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में मिल जाते हैं और ये सारे के सारे हम कोई भी सवाल अपने पास से नहीं लगा रहे हैं। जितने भी आप YouTube पे पेपर उठा के देखोगे, वहां से जो पेपर मेरे पास थे वहां से थे, ये सारी की सारी जो सीरीज आपके लिए आ रही है 2-3 वीडियोस की, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हाफ ईयरली में आए हुए हैं सर, ठीक है। फिर एक सवाल है, बेग दे रखा है u, थीटा दे रखा है 45, क्षैतिज परास आपसे पूछ रहा है। क्षैतिज परास का फार्मूला आपको वैसे भी याद होना चाहिए, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। थीटा का मान 45 है, 45 दूनी 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। और भैया साइन और कॉस में ज्यादा से ज्यादा मान 1 ही हो सकता है, तो साइन 90 का मान 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा मान, अधिकतम मान है, तब r को लिख देंगे r मैक्स। r माने रेंज यानी परास, यही वाली बात हमने कही थी कि अगर थीटा का मान 45 है तो रेंज बहुत ज्यादा होगी, अधिकतम रेंज होगी मेरे भाई, इसलिए r मैक्स बराबर u स्क्वायर अपान g हो जाएगा। घूर्णन गति के लिए कार्य का सूत्र बताओ, 1 नंबर में खूब पूछता है भैया, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन घूर्णन गति में पूछ रहे हैं तो उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर लिख देंगे। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना इधर W लिखा हुआ है, W माने कार्य है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए कार्य का फार्मूला होता है। उसके बाद ये कुछ आपको पता होना चाहिए जो आपसे पूछ ही लेगा, या तो विकल्प में पूछेगा या 1 नंबर में। जैसे कहेगा बताओ वृत्ताकार डिस्क या चकती बोलते हैं उसी के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो 1/2 mr स्क्वायर होता है। ठोस गोले के लिए कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। खोखले गोले के लिए 2/3 mr स्क्वायर होता है। वृत्ताकार रिंग के लिए mr स्क्वायर होता है। ये चारों फार्मूले पता होने चाहिए। इनमें भी अगर एक इंपॉर्टेंट पूछोगे तो ठोस गोले वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2/5 mr स्क्वायर भूल ले, बिल्कुल भी भूलना नहीं। ये 4 नहीं है, बहुत हैं भाई, लेकिन 4 आपको बता रहे हैं कि यही 4 मोस्ट वांटेड है, इन्हीं में से एक आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठोस गोले वाला है। फिर भैया जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बहुत आसान है, परिभाषा याद करने से पहले फार्मूला याद कर लो। I बराबर mr स्क्वायर, m माने द्रव्यमान, r माने दूरी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या कह देंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान। ये देखो भैया m माने क्या है बताओ, द्रव्यमान है, तो हम लोग क्या कह देंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। I बराबर mr स्क्वायर हो गया। m माने क्या, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। विमा निकालोगे, द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, मीटर के लिए क्या लिखोगे l स्क्वायर, तो विमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर हो जाएगी। तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी सर, ठीक। तो ये जड़त्व आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें रिलेशन पूछ रहा था कि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध बताओ। तो एक चीज याद रखो मेरे भाई, जब कभी भी सीधा होता है उसे जे कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधे वाले को जे कहते हैं, और ऐसे उल्टा लिखा हो इसे टाउ कहते हैं। टाउ माने बल आघूर्ण होता है। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनो। ए बराबर होता है आर अल्फा। सर जी ए क्या है, ए माने रेखीय त्वरण है, अल्फा माने क्या है, अल्फा माने कोणीय त्वरण है। ये रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध होता है। जब हम लोग ए का मान निकाल लेंगे, हमने गाना आपको बताया था, जब हम चले तो उत्पन्न हुआ त्वरण, उत्पन्न होएगा त्वरण तो लगेगा बल, तो इस ए की वजह से हम लोग एफ निकालेंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ए का मान यहां रख देंगे भैया, तुझे mr अल्फा हो जाएगा। और जब भैया लगेगा बल, जो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। यहाँ f का मान रख दिया mr, एक r पहले चल रहा तो स्क्वायर हो गया, एक अल्फा आ गया। mr स्क्वायर अभी ऊपर लिखवाया क्या होता है i, ये क्या चल रहा है अल्फा, तो टाउ बराबर क्या आ गया सिद्ध होके बताओ, आई अल्फा। इसे ऐसे करके याद कर लो, टाउ बराबर ताई अल्फा। ताउ और ताई में क्या संबंध है, आई का संबंध में, तो टाउ बराबर आई अल्फा या ताउ बराबर ताई अल्फा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। दोनों के बीच में संबंध या तो मल्टीपल विकल्प में आ जाएगा, लिखने के लिए आप टिक लगा देना, टाउ बराबर आई अल्फा। एक फार्मूला और होता है जो यहाँ नहीं है लेकिन हम आगे करा ही देंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखो, जे बराबर आई ओमेगा, कहते याद कर लो, टाउ बराबर आई अल्फा, जे बराबर आई ओमेगा। दोनों में से 2 विकल्प अलग अलग मिल सकते हैं आपको, और दोनों पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। जे होता है कोणीय संवेग, टाउ होता है बल आघूर्ण, ठीक है मेरे भाई। तो विकल्प में अगर इनमें से कुछ दिखे तो आप टिक लगा देना। उसके बाद आप देखिए, केपलर का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये भी खूब पूछता है विकल्प के अंदर और 1 नंबर में। तो केपलर का नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। केपलर का नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। दूध से क्रीम अलग करते समय कौन सा बल काम करता है,
तो दूध से क्रीम अलग करते समय ऐसे करके मथानी होती है, हम लोगों की भाषा में मथानी होती है, उसे बिलोडक बोलते हैं मेरे भाई फिजिक्स की भाषा में। तो बिलोडक मतलब अलग करने वाला, बिलगित करने वाला। ऐसे करके मथानी फेरना शुरू करते हैं। और जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय पथ पर अंधाधुंध गति होगी, मक्खन सारा अलग हो जाएगा, दूध मेरे भाई अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बिलोडक वृत्तीय पथ पर गति करता है जिससे उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और क्रीम अलग हो जाती है। तो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत काम के हैं। ध्यान से मेरी बात समझो, ये एक पेपर था जिसकी पीडीएफ हम आपको पहले ही दे चुके हैं सर, ठीक है। और इसमें हमने खुद बैठ के टिक लगाए, इधर पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। जो पिछली हमने 3 वीडियोस डाली हैं, डे 1, डे 2, आज ये डे 3 है। इधर की सब हल हो गई हैं, नीचे के भी कुछ हो गए हैं, यानी मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन रह गए हैं जो आपको अगली वीडियो जो कल ही मिल जाएगी मेरे भाई, क्योंकि कई बच्चों के पेपर 9 या 10 तारीख से हैं। तो ये कल ही वीडियो आपको अगली वाली भी मिल जाएगी और इसी के साथ ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। इसमें सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी गई हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कल आपका पेपर और आज बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इससे पहले वाली 2 वीडियो देख लो, एक ये देख लो और एक जो इसके बाद पड़ेगी वो देख लो। बस जाके पेपर दे आओ, जाके पास हो जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक चीज और याद रखना, हाफ एयरली है। अगर आप इतना सब पढ़ के जाओगे, 63 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आप, और उसके बाद भी ना फंसे, तो फिर इन पढ़े हुए क्वेश्चनों का करोगे क्या? फिर यही लिखना जाके अंधाधुंध तरीके से, तब भी पास हो जाओगे, सीधी सी बात है। खाली कॉपी छोड़ के आओगे तो भैया कोई पास नहीं होता, ये बात याद रखना। हाफ एयरली में पेपर कुछ उल्टे सीधे आते हैं, उल्टे सीधे लोग पेपर खरीद के ले आते हैं, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेनी है। जो हम अपना पढ़ के गए, अगर हमें आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। फिर तो जो मेरा मन होगा वो लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है। कहते नहीं है कि अगर रिसोर्सेज हैं तो आप वैसा करेंगे जैसा रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप वैसा करेंगे जैसा आप खुद चाहते हैं। जैसे किसी के पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो एक रिसोर्स है, तो फिर अब उसे बिजनेस पे ही बैठना पड़ेगा, वो फंस गया। लेकिन अगर मान लिया हम गरीब आदमी हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम IAS भी बन सकते हैं, DM मतलब IAS PCS कुछ भी बनो यार, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी कभी रिसोर्सेज हैं तब ज़्यादा दिक्कत है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरा मन होगा वो करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो यहीं पर आपको PDF नोट्स नाम की फाइल है, यहीं पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।